साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी में। साथियों, हम फिजिक्स के अंदर गति, चाल, दूरी और समय पढ़ रहे हैं। यह जो मेरा आज का दूसरी क्लास होगा। मैंने पहली क्लास में गति के बारे में पूरी गहराई से अध्ययन किए थे कि गति क्या होता है, गति कितने प्रकार का होता है और गति का लक्षण क्या है, ये सब के बारे में हमने जान गए थे। ये जो है आज की जो मेरी क्लास होगी, आज क्लास नंबर 2 है, यानी सेकंड क्लास है मेरी। बता देना चाहते हो कि क्लास 2 होगी, गति, चाल, दूरी और समय की। हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके हर टाइप को अध्ययन किए हैं गहराई से। धीरे धीरे चाल के बारे में हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम देख चुके हैं। आज जो है सो औसत चाल की क्लास होगी, तो बिना समय गंवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि औसत चाल क्या होती है। जैसे होता है कि चली गई दूरी को, जितनी भी हम दूरी चल रहे हैं, उस चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम औसत चाल। औसत चाल कहते हैं कि कुल चली गई दूरी को यदि हम कुल समय से भाग दे दें तो जो भागफल हमको प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम औसत चाल। ये औसत चाल और क्या दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि जब वस्तु विभिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी दूरी को v1 चाल से तय करती है और कोई v2 चाल से तय करती है तो उसका औसत चाल निकालने का फार्मूला कुछ अलग है। तो हम यहाँ पर औसत चाल का जितना भी हो सकता है इसका स्वरूप उसको हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं औसत चाल। साथियों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हम लिखेंगे इसका परिभाषा कि चली, एक मिनट, तो चली गई कुल दूरी को चली गई कुल दूरी को चली गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत चाल कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि एक ही समान दूरी है, ये समान दूरी, और यदि हम उसको विभिन्न चालों से तय करें, कोई एक निश्चित दूरी है, इसका एक और यदि अलग परिभाषा हम यदि इसका बात करें, एक अलग परिभाषा, तो जब कोई एक निश्चित दूरी को अलग अलग चालों से तय करता है और अलग अलग समय में, तो जो कुल दूरी होता है उस कुल दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो प्राप्त होता है भागफल, उसी को हम बोलते हैं औसत चाल। तो औसत चाल का यदि हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे कि औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया औसत
चाल का। साथियों, कल की क्लास में हमने औसत चाल का ये परिभाषा तो सही था, उसमें यहाँ पर हम समय ही बताए थे, कुल समय, लेकिन लिखने के वक्त जो है सो हमने यहाँ चाल दे दिए थे। कृपया इसे अपडेट कर लीजिएगा। सॉरी, गलती हो गया था, गलती से हमने यहाँ पर समय की जगह पर चाल ही लिख दिया, उसको कृपया करके अपडेट कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चाल कितने कितने स्वरूप है और औसत चाल का और क्या स्वरूप है, हम यहाँ पर देख के बात करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ साथियों, चलो एक केस 1 की बात करते हैं कि केस 1 में, केस 1 यहाँ से बात कर लेते हैं। एक फर्स्ट केस क्या बनता है कि जब वस्तु विभिन्न चालों से समान दूरी तय करता है। जब वस्तु, केस 1 है कि जब वस्तु विभिन्न चालों से समान दूरी तय करता है, समान दूरी तय करता है उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं यदि कोई वस्तु v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है। जैसे कि मान लो कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1, चाहे तो s1 कुछ भी लिख सकते हैं, v1 चाल से तय करती है तथा अन्य दूसरी वस्तु उसी दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो उस कंडीशन में मेरा औसत चाल का क्या होगा। उस कंडीशन में मेरा जो औसत चाल होगा, वो औसत चाल बराबर होगा 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। ये है मेरा औसत चाल निकालना। कब? मान लो कि एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ये जो है, ये पिंड v1 चाल से चल रहा है और कोई b पिंड जो है, ये पिंड जो है v1 चाल से तय कर रहा है, ये वाला दूरी ए, और वही दूरी को b पिंड जो है सो v2 चाल से चल रहा है। हमने समान दूरी को हम कांस्टेंट कर दिया। उस कंडीशन में जो मेरा औसत चाल होगा वो होगा 2v1 इंटू v2 v1 प्लस v2। ये हो गया मेरा औसत चाल का फॉर्मूला। अच्छा, जब वस्तु विभिन्न चालों से समान समय तय करती, समान समय में दूरी तय करती, उस कंडीशन में मेरा क्या होगा। दूसरा केस हम यदि लेते हैं, यदि केस 2 है, केस टू दो केस यहाँ से हमको बन रहा है कि जब वस्तु विभिन्न चालों से समान समय तक चलती है, विभिन्न चालों से लेकिन समान समय तक चलती है। जब वस्तु विभिन्न चालों से समान समय के लिए चलती है, समान समय तक चलती है, उस कंडीशन में मेरा जो औसत चाल होगा, है ना, उस कंडीशन में मेरा औसत चाल जो होगा, वो औसत चाल का फार्मूला जो होगा
वो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरा औसत चाल होगा। औसत चाल बराबर होगा, जिसे विभिन्न चालों से चलता है, मैंने V1 V2 अलग अलग चाल से चलता है, तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों का योग करके उसको हाफ कर देना है। एक चीज़ जैसे कन्वर्सन के लिए आता है, एक यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करके लिख लेना है कि यदि हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड। ये रिलेशन से हम डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, कोई यदि एक क्वेश्चन पूछ दिया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर पर सेकंड होगा, तो 90 18 कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 को 5 गुना करना, यानी 25 मीटर पर सेकंड। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा कि मेरा प्रश्न ये रहा कि 90 किलोमीटर पर आवर बराबर कितने मीटर पर सेकंड, तो हम चेंज कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि ये कितना गुना है, ये कितना गुना है 18 का, ये 90 कितना गुना है 5 गुना। तो यहाँ भी जो आंसर जो होगा वो 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 है 25, यानी 25 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट हम यहाँ से इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। इसे बहुत सारे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को। हमने औसत चाल के बारे में देख लिया, हम त्वरण के बारे में देख लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो हम यहाँ पहले भी देख चुके कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण यहाँ बराबर होता है, त्वरण को हम बोलते हैं एसिलरेशन, ये त्वरण। यदि हम इसको स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण बोलेंगे। अच्छा, वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, मान लो कि कोई पिंड जो है u प्रारंभिक वेग, जैसे कि मान लो किसी पिंड का प्रारंभिक वेग, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग यदि मान लो u है और अंतिम वेग यदि मान ले अंतिम वेग v है, उस कंडीशन में मेरा जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, उस कंडीशन में मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा। अजय प्रारंभिक वेग u से भी, सपोज दैट यहाँ से हम एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो कोई पिंड है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वो गतिशील है, वो भी क्या हो गया कि टी टाइम में इसका जो है वेग चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कितना 50 से 80 हो गया, यानी चेंज हुआ, चेंज कर दिया। और क्या हुआ, ये चेंज किया किसी समय अंतराल में चेंज किया, इसलिए हम एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्वरण बराबर जो फॉर्मूला मेरा आएगा कि त्वरण बराबर होगा क्या चीज़, वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन बटे में क्या होगा मेरा समय अंतराल, माने कितने समयांतराल, कितने समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कर रहा। यानी पहले प्रारंभिक वेग u था, अब क्या हो गया v, इसलिए इसका मतलब v माइनस u बटे t, किस समय अंतराल में, कितने समय में वो तय किया। वो जो समय किस समय अंतराल में वो तय किया, v माइनस यू बाई टी, इसी को हम a से सूचित करते हैं। अच्छा, चेंजिंग को हम डेल से भी दिखाते हैं, डेल्टा से भी दिखाते हैं। अच्छा, इसका यदि हम मात्रक यदि बात करें तो हम मात्रक पहले पढ़ चुके हैं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होगा, वेग में परिवर्तन है वेग बटे समय, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय।
तो यहाँ पर वेग में पड़े होता है मीटर पर सेकंड बटे सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मेरा फार्मूला होगा। एक चीज़ और देखने, यदि हम यहाँ से और देखने का प्रयास करें, कि यदि कोई वस्तु, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक ग्राफ के माध्यम से, इस पर यदि हम वेग को ले रहे हैं और इस पर हम यदि टाइम को ले रहे हैं, तो वेग और टाइम का जो ग्राफ जो देता है वो त्वरण का देता है। मान लो कि इस बिंदु पर यहाँ पर दूसरा पेन से लेते हैं, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस पर भी टी पर होगा 1 2 3 और ये 4, ऐसा करके जब टाइम 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी 1 मान लेते थे यहाँ पर, यानी जब t0 है और v0 किस पॉइंट पर है, इस बिंदु पर, मूल बिंदु पर, t2 v2 यहाँ पर है, t3 v3 यहाँ पर है और t4 v4 यहाँ पर। तो यदि हम इस लाइन को यदि हम मिलाएंगे, इस पॉइंट को यदि हम यहाँ से मिला लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इससे गुजरेगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। और ये जो स्लोप जो देता है, ये स्लोप जो देगा मेरा, वो क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ अनुपात में निकाल देते हैं कि v बटे टी का यदि हम यहाँ रेशियो देखते हैं, यहाँ पर यदि हम v बटे टी का यदि हम यहाँ रेशियो लिखते हैं, तो यदि v1 है उस समय t1 है, यदि v2 है और t2 है, इस पॉइंट पर v3 है और t3 है, इस पर का यहाँ पर पॉइंट v4 है तो t4 है, यानी ये रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम होता है, ये रेशियो हमेशा सेम हो रहा है। यानी v बटे टी को क्या बोलते हैं, v बटे टी यानी कि त्वरण। यानी ये जो ग्राफ जो दे रहा है, ये किसका ग्राफ दे रहा है मेरा, ये दे रहा है मेरा एक्सीलरेशन का, ये मेरा जो स्लोप जो दे रहा है वो दे रहा है मेरा एक्सीलरेशन का स्लोप दे रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोलते हैं कि जब समान चाल से, समान दूरी में यदि समान चाल को चली जाए तो उस समय जो मेरा एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्सीलरेशन मेरा 0 होता है। जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होता है तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होता है। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नोट में करके, इस यहीं पर एक समान वेग से गतिशील, समान वेग से गतिशील वस्तु का जो त्वरण होता है, का त्वरण का मतलब ए बराबर कितना होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण जो होगा, समान वेग से गतिशील माने समान वेग, यानी समान वेग मैंने क्या करना है, जितना समय हमको लग रहा है, जितना समय लग रहा है और उतना ही हम वेग प्राप्त करना है। जैसे मेरा टाइम 1 सेकंड लग रहा है और 1 वेग को प्राप्त करना है, टाइम 2 है तो वेग भी 2, टाइम 3 तो वेग भी 4, तो उसको बोलेंगे समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण। यहाँ पर देख लेते हैं कि त्वरण के प्रकार क्या होता है। तो त्वरण एक समान त्वरण और ये होता है असमान त्वरण। चलो यहाँ पर नोट करके हम कुछ पॉइंट को लिखते हैं। एक समान त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण की बात कर रहे हैं। त्वरण के यदि हम प्रकार देखते हैं, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, तो त्वरण हम देखते हैं 2 प्रकार के। एक होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, और एक होता है असमान त्वरण, असमान त्वरण। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल का बात करते हैं कि एक समान त्वरण कब होता है और असमान त्वरण कब होता है। तो एक समान त्वरण कब होगा, एक समान त्वरण क्या है, यदि किसी वस्तु के वेग में समय अंतराल में समान परिवर्तन, समय वेग और समय अंतराल में समान परिवर्तन होगा तो उसको बोलते हैं एक समान त्वरण। वेग और समय अंतराल में समान अंतर होता है तो उसको बोलते हैं एक समान त्वरण, एक समान त्वरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो वेग और समय में अंतर जो होता है समान होता है,
तो हम बोलेंगे एक समान त्वरण। समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन। समान समय अंतराल में समान वेग में भी परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे हम एक समान त्वरण। और असमान त्वरण यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न परिणाम होता है, समान समय अंतराल में यदि भिन्न भिन्न परिणाम होता है, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न परिणाम, वेग का भिन्न भिन्न परिणाम, वेग का भिन्न भिन्न परिणाम आता है, भिन्न भिन्न परिणाम यदि आता है तो उसको बोलेंगे असमान त्वरण। जैसे देखो यहाँ पर समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा तो एक समान त्वरण बोला जाएगा। जैसे कि देखो एक समान त्वरण क्या होता है, ऊंचाई से गिरती हुई कोई वस्तु है, उसको समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन, उसको बोले एक समान त्वरण। या तो लुढ़कती हुई पत्थर, ये होगा एक समान त्वरण। आज जब असमान त्वरण में क्या हुआ कि समान समय अंतराल वेग का भिन्न भिन्न परिणाम होना। जैसे कि इसको असमान त्वरण में हम यदि बोलते हैं कि ट्रैफिक लाइट से यदि ट्रैफिक रास्ते से कार का गति, ट्रैफिक रास्ते कभी गाड़ी तेज हो जाना, कभी धीमे हो जाना, कभी तेज हो जाना, कभी धीमे हो जाना, इसको बोलते हैं असमान त्वरण। यानी क्या होगा, ट्रैफिक रास्ते में गाड़ी की, ट्रैफिक रास्ते में कार की चाल, ये होगा असमान त्वरण। ये असमान त्वरण होगा। और समान त्वरण में क्या होता है, इसको भी नोट करके हम यदि यहाँ लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा हम यहाँ पर दे देते हैं। कौन सा होगा यहाँ पर, यह होगा कि ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु या किसी सतह पर लुढ़कती हुई सामान, है ना, सतह पर लुढ़कती हुई सामान। और दूसरा हुआ सतह पर लुढ़कती हुई सामान, कोई वस्तु जाने दो, सामान और वस्तु, लुढ़कती हुई वस्तु, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, ये समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है। और असमान त्वरण क्या होगा कि ट्रैफिक रास्ते में कार की चाल और विभिन्न चालों से चलने वाले वस्तु। दूसरा यदि हम यहाँ पर लिख देंगे तो विभिन्न चालों से चलने वाला पिंड, विभिन्न चालों से चलने वाला पिंड, विभिन्न चालों से चल रहा है पिंड, यानी समान समय अंतराल में उसका चाल, विभिन्न चालों से चलने वाला पिंड किस समान समय अंतराल में विभिन्न चाल हो रहा है, समान समय अंतराल में विभिन्न चालों से चल रहा है वो पिंड। तो वहाँ पर हम बोल देंगे क्या चीज, असमान त्वरण। अब यहाँ पर मंदन क्या होता है, मंदन के बारे में बात करते हैं। तो मंदन क्या होता है कि वेग में परिवर्तन जब नेगेटिव हो जाए, वेग में परिवर्तन कैसा हो, जब नेगेटिव हो जाए, वेग में परिवर्तन जब मेरा नेगेटिव हो जाए तो उसको बोलते हैं हम असमान त्वरण। यदि मंदन की बात करें, मंदन क्या होता है, मंदन यदि वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, यदि वेग में परिवर्तन की दर
ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो उसे मंदन कहेंगे। यदि वेग में परिवर्तन कैसा होगा? ऋणात्मक हो तो हम कहते हैं मंदन। जैसे कि मान लो कि कोई वस्तु, कोई पिंड जो है सो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब उसके समय के साथ साथ जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी क्या होगा? वेग में परिवर्तन इसका क्या हो गया? घट गया, यानी 30 से 20 हो गया। जैसे कि मान लो कोई कार में हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? कार का जो है गति जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कि कार मंदन की स्थिति में जा रहा है। कार क्या बोलेंगे? कि मंदन की स्थिति में जा रहा है, यानी कार में मंदन हो रहा है। यदि हम यहाँ पर लिखेंगे कि मंदन बराबर क्या होगा? मंदन बराबर होगा वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। लेकिन ये परिवर्तन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर जैसे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग बटे यहाँ पर क्या है? समय। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो इस ये जो वैल्यू आएगा सो माइनस में आएगा। वो जो वैल्यू देगा सो किस में देगा? माइनस में आएगा। अच्छा, ये जो है सो ये भी एक प्रकार का क्या है? त्वरण ही है, त्वरण का ही रूप है। इसलिए इसका भी एसआई यूनिट जो होगा, एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होगा। इसको बोलते हैं डिसिलरेशन, यानी एक्सीलरेशन को कम, डिसिलरेशन। यदि हम यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करें, जैसे कि यहाँ से हम यदि एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि सपोज दैट एक प्रश्न हम यदि यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से अच्छे से हम यदि किसी कार की चाल, यदि किसी कार या कोई भी पिंड ले लो, हम कोई पिंड ले लेते हैं। यदि किसी पिंड का चाल 20 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पिंड का टाइम कितना लग रहा है? मेरा टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना था मेरा? इनिशियल मेरा है 50 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेग कितना है? भी कितना है मेरा? 30 मीटर पर सेकंड है। यदि हम यहाँ लगाते हैं त्वरण का फार्मूला ए लगाते हैं, ए बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाय टी। यहाँ पर देखें v कितना है? v मेरा 30 है और u कितना है? 50 है, बटे टाइम कितना लग रहा है? 20 लग रहा है। तो 30 में से 50 माइनस 20 बटे 20। यदि इसको हम ये दोनों भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना होगा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये -1 आ गया, -1 आ गया, यानी कहने का मतलब ये क्या है? मंदन की स्थिति में, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मंदन। इसको हम लिखेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये किस स्थिति में है? यहाँ लिखेंगे मंदन की स्थिति में है, मंदन की स्थिति में है। तो हमने यहाँ पर मंदन को भी देख लिया। आगे हम चलते हैं, कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति के लिए ग्राफ हम देखते हैं।
एक टॉपिक थोड़ा यहाँ पर मिस हो गया है। पहले हम देखते हैं गति का समीकरण देख लेते हैं, गति का कौन कौन सा समीकरण होता है। चलो हम देख लेते हैं गति का समीकरण पहले। एक समान गति का ग्राफ हमको निकालना है। एक समान गति का ग्राफ, तो हम पहले देख रहे थे कि एक समान गति कौन कौन सा गति एक समान गति है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए एकदम का प्रयास करेंगे। तो एक समान गति के लिए गैलीलियो ने समीकरण दिया है, उसी समीकरण को हम बात करेंगे। तो एक समान गति के लिए नियम किसने दिया है ना, समीकरण किसने दिया है, गैलीलियो ने समीकरण दिया है। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम एक समान गति के लिए गैलीलियो का समीकरण। एक समान गति, एक समान गति, अच्छा एक समान गति, एक समान त्वरित गति, कौन सा गति है, त्वरित गति है। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण देख लेते हैं। गैलीलियो का समीकरण। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो ने समीकरण दिया। जैसे बोलेंगे गति का नियम किसने दिया, तब बोलेंगे न्यूटन ने दिया है। यही बोलेंगे गति का समीकरण किसने दिया है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे नहीं, गति का समीकरण न्यूटन ने नहीं दिया, गति का समीकरण जो दिया है गैलीलियो ने दिया है। अच्छा, गति का समीकरण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गति का समीकरण कौन कौन से हैं। गति का नियम किसने दिया है, तो गति का 3 नियम है। वो 3 नियम किसने दिया है, न्यूटन गति का नियम से बोलते हैं। लेकिन बोलेंगे गति का समीकरण किसने दिया है, तो गति का जो एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो का समीकरण है, यानी गैलीलियो ने दिया है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है ना, और ये त्वरण से त्वरित है और यह दूरी चलता है t सेकेंड। मान लेते हैं कि कोई पिंड है ना, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है ना, और t समय में s दूरी तय करता है। जैसे कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का मान लेते कि प्रारंभिक वेग, कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है ना, प्रारंभिक वेग मान लेते u, तथा त्वरण ये हो, तथा मान ले इसको त्वरण मान लेते हो, त्वरण क्या मान लेते हैं, ये हो है ना, ये हो, और वस्तु यस दूरी चलकर t सेकेंड पश्चात अंतिम वेग भी हो प्राप्त कर लेता है, और वस्तु यस दूरी तय कर यस दूरी चलकर t सेकेंड में अंतिम वेग भी प्राप्त करता हूँ। t सेकेंड में अंतिम वेग, यदि अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेता है, v प्राप्त करता हूँ, तो गति का समीकरण क्या होगा, सो हम पता कर रहे हैं। तो उस समय गति का समीकरण क्या होगा, तो इस कंडीशन में 3 प्रकार का गति का समीकरण दिया गया है। पहला, 1 नंबर में जो गति का समीकरण दिया है
वो पहला गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, इसको बोलते हैं गति का पहला समीकरण। ये जो मेरा है यह है गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, पहला समीकरण, ये है मेरा गति का पहला समीकरण। अच्छा, ये जो गति का पहला समीकरण है ये किसके बीच संबंध को दिखाता है? तो ये किसके बीच संबंध है? वेग और समय के बीच संबंध, यानी ये वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। इसको हम यदि दूसरे कर देते हैं, वेग एवं समय के बीच संबंध, वेग एवं समय संबंध इसको बोला जाता है, वेग एवं समय संबंध इसको बोला जाता है। गति का जो पहला समीकरण है उसको बोलते हैं वेग एवं समय संबंध। दूसरा जो है मेरा वो है मेरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण, इसको बोलता है गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, इसको बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण। अच्छा, ये बताओ कि गति का दूसरा समीकरण किसके भी संबंध बता रहा है? तो गति का दूसरा समीकरण ये स्थिति माने यस क्या है यहाँ पर? विस्थापन, और किसके भी संबंध बता रहा है? विस्थापन और समय के भी संबंध बता रहा है, यानी स्थिति और समय के भी संबंध किसके भी दिखा रहा है यहाँ पर? स्थिति एवं समय संबंध, समय संबंध दिखा रहा है, स्थिति एवं समय के बीच संबंध दिखा रहा है। या तो हम इसको बोल सकते हैं विस्थापन स्थिति, या तो इसी को बोल सकते हैं विस्थापन एवं समय संबंध को दिखा रहा है। तीसरा जो मेरे गति का तीसरा समीकरण है यह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, गति का तीसरा समीकरण। इसको यदि हम बोलें तो बोलेंगे इसका गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। और ये गति का तीसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दिखाता है? तो देखो ये वेग और स्थिति के बीच संबंध दिखाता है, यानी u और ये को हटा दो तो वेग और स्थिति के बीच संबंध दिखाता है, वेग एवं स्थिति संबंध, स्थिति के बीच क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है, वेग और स्थिति के बीच यहाँ पर मेरा संबंध को दिखा रहा है। तो हमने यहाँ से देखिए कि जो पहला समीकरण जो है गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, वो क्या देता है? गति का पहला समीकरण है, वेग समय के बीच संबंध को दिखाता है। दूसरा बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति एवं समय के बीच संबंध दिखा रहा है। और तीसरा है वेग एवं स्थिति के बीच संबंध को दिखा रहा है, वेग। अच्छा, हम याद कैसे करेंगे कि कौन किसके बीच संबंध दिखाता है? तो देखो सबसे बड़ा आसान तरीका क्या है याद करने का? हम यहाँ पर इसका याद करने का सबसे आसान तरीका को देखते हैं। तो देखो हम जहाँ जहाँ u है ये है उसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर u है, u और a को हम नेगलेक्ट करते हैं, क्या दे रहे हैं मेरा? वेग और समय। यहाँ पर भी u और a को हटा दो, u और a को हटा दो तो स्थिति और समय। यहाँ पर भी u और a को हटा दो तो क्या बच रहा है? वेग और स्थिति। कितना आसान हो गया याद करना, है ना? तो हम ये अच्छा ये चीज़ और ये थोड़ा सा और यहाँ पर कि ये जो है सो एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला ऐसा समीकरण नहीं, कुछ घुमा फिरा कर भी दे सकता है। जैसे कि ये देखो हम इसी समीकरण को मॉडलिंग करके लिख देते हैं कि ये बराबर v माइनस यू बटे टी, पहला समीकरण को इस रूप में भी लिख सकता है, ये भी गति का पहला ही समीकरण है। इसको यदि दूसरा रूप में लिखा जाएगा ये वाला, इसको यदि हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2s ये वाला यदि 2s बराबर 2ut प्लस at स्क्वायर, 2ut प्लस at स्क्वायर, इस रूप में भी गति का दूसरा समीकरण को लिख सकता है। तीसरा समीकरण है इसको इस रूप में भी लिखता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको और यदि मॉडलिंग करके लिखना पड़ेगा, यदि ये और मॉडलिंग कर दिए तो ये लिखेगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर भी ड्राइव करके भी इसको लिख सकता है। तो ये इसको ध्यान रखना है
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना कि इसी रूप में नहीं पूछ के किसी भी तरीका से देख वो घुमा फिरा के किसी भी तरीका से पूछे तो हम हर लेवल में तैयार रहेंगे, किसी भी लेवल के लिए हम तैयार रहेंगे, ऐसा लेके चलना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि अब हमको यहाँ ग्राफ निकालना है कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पर कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। स्थिति और समय ग्राफ, पॉइंट जगह नहीं है, जगह थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा। अब हुआ, हाँ ठीक है। यदि हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले हम ग्राफ निकालते हैं स्थिति समय ग्राफ। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है मेरा, वेग समय का। वेग समय के लिए हम ग्राफ निकालते हैं, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे पहले हम देख लेते हैं, पहले वेग समय ग्राफ। इसमें ही तो हमको करना है, वेग समय ग्राफ। और पतला करना होगा, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। चलिए हम वेग समय ग्राफ की बात करें तो एक जिसमें हम तो वेग में तो बात कर चुके थे, यहाँ पर हमने त्वरण में देख चुके थे, उसी को हम डिटेल में करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो, जैसे मान लो कोई एक वाई एक्सिस है और इसको मान लेते एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसको मान लेते एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम टी को ले रहे हैं, क्या को ले रहे हैं, यहाँ पर हम समय को ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम भी को ले रहे हैं, यहाँ पर भी को ले रहे हैं। तो यदि यहाँ पर एक ग्राफ यदि हो, ये ग्राफ यदि एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से चल जाए ऐसे करके, तो हम बोलेंगे कि देखो समय मेरा बढ़ रहा है, लेकिन वेग जो है इसकी यहाँ पर ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, हमेशा ये दूरी क्या है, कांस्टेंट है। समय तो मेरा बढ़ रहा है, समय यहाँ पर 1 है, T1, T2, T3, T4, T5, T6 हो रहा है, लेकिन यहाँ भी जो है मेरा कांस्टेंट हो गया। ये देखो यहाँ से यदि हम भी की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू देखेंगे, हर जगह पर जो भी का जो वैल्यू है, जो यहाँ पर भी का जो वैल्यू है, हर कंडीशन में मेरा क्या है, सेम है। हर कंडीशन में मेरा क्या है, यहाँ पर भी का वैल्यू सेम है। हर कंडीशन में हम देख रहे हैं भी का वैल्यू सेम है, इसलिए ये कैसा होगा कि भी एक समान है, माने कि एक समान स्थिर वेग से गतिमान वस्तु। इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि स्थिर वेग से गतिमान वस्तु। इसको बोलेंगे क्या, स्थिर वेग से गतिमान वस्तु, स्थिर वेग से गतिमान, स्थिर वेग से गतिमान है, क्योंकि वेग को हम स्थिर कर दिए हैं, बदल नहीं रहे हैं, टाइम मेरा बदल रहा है, समय के साथ मेरा गति जो है सो चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे स्थिर वेग से गतिमान वस्तु। अच्छा, इस कंडीशन में भी बटे टी का जब हम रेशियो यदि निकालेंगे, यदि हम यहाँ पर भी बटे टी का रेशियो निकालेंगे, तो भी हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है, और V1 माइनस V2 जीरो, V1 माइनस V2 जीरो, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या दिखा रहा है यहाँ पर, जीरो। इस कंडीशन में मेरा त्वरण भी क्या होगा, जीरो, यानी इस कंडीशन में मेरा जो त्वरण जो होगा वो त्वरण भी क्या हो जाएगा, मेरा त्वरण भी बराबर जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस यू बराबर जीरो हो रहा है, यानी प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बराबर जीरो हो रहा है, इसलिए मेरा त्वरण भी क्या होगा, जीरो होगा। पहला कंडीशन ये है, हमने एक कंडीशन ये देखे। दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि हम यहाँ पर कुछ ग्राफ को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से बनाते हैं कि यदि हम इस पर फिर हम क्या लिए, टी ले लिए हैं और इस पर भी ले लिए। मान लो यहाँ 0 0 है, यहाँ टी भी 0 है, भी 0, यहाँ T1 V1, T2 V2, T3 V3, T4 V4 है ना।
अब मान लो कि देखो यदि T1 है और तो V1 यहाँ पर ऐसे होगा, T2 V2, T3 V3, T4 V4। और ये किस प्रकार ग्राफ दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ग्राफ मेरा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मेरा ग्राफ मिल रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वस्तु का एक समान त्वरण होगा, यानी वस्तु एक समान त्वरण से त्वरित है। वस्तु जो है ये क्या होगा, ये वाला जो V और T के बीच यदि हम ग्राफ निकालेंगे वो त्वरण देगा। V और T के बीच जो ग्राफ निकलता है वो किसका देता है, किसका वैल्यू देता है, त्वरण का वैल्यू देता है, यानी ये जो है सो त्वरण का वैल्यू देगा। और यहाँ से यदि हम स्लोप की बात करें, ये स्लोप है यानी कि ये ढलान है जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो यदि थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वेग मेरा ज़्यादा होगा। और यदि यहाँ पर ये क्या है, एक समान त्वरण से त्वरित है, एक समान त्वरण से त्वरित, यानी वस्तु का एक समान त्वरण यहाँ लिख देंगे, वस्तु का एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, वस्तु का एक समान त्वरण। समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण ए, समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण ए। अच्छा, ये एक समान त्वरण वाला ये वाला है, एक समान त्वरण के लिए है ये वाला ये ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक समान त्वरण है, एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण समान होगा। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो ग्राफ है सो दूसरे के लिए, इसके लिए ग्राफ जो होगा, इसके लिए ग्राफ अलग होगा। ये वाला जो ग्राफ दिखा रहा है, वो जो ग्राफ दिख रहा है एक समान त्वरण का है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये होगा एक समान त्वरण का ग्राफ, एक समान त्वरण वाला ये ग्राफ है। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा सो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर होगा मेरा T और यहाँ पर V और ये कांस्टेंट है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। क्योंकि यहाँ मेरा त्वरण समान दे रहा है, हर जगह पर मेरा त्वरण यहाँ पर समान आ रहा है, एक समान त्वरण के लिए ग्राफ मेरा ये वाला है, यानी इसके लिए मेरा ये वाला ग्राफ होगा। चलिए हम यदि तीसरा पॉइंट की बात करें, थ्री कंडीशन की बात करें, तो थ्री कंडीशन क्या है कि मान लो कि एक इस प्रकार से हमने इसको क्या माने हैं, सपोज दैट ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये है एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई डैश एक्सिस है, यानी कि नीचे की ओर दिखा रहा है, ये नीचे की ओर दिखा रहा है, इस पर हम टी को सूचित कर रहे हैं, इस पर भी को। अब क्या होता है कि यदि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो ग्राफ होगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का, यानी स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, एक चौथा कंडीशन फिर देख लेते हैं कि मान लो कोई गेंद को हम उछाल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा। एक ग्राफ हम यहाँ से देख रहे हैं इस प्रकार से, यानी कि इस पर भी है और इस पर क्या पर है, ये मेरा टाइम है, यहाँ पर टाइम है। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं कैसे। मान लो कोई गेंद को हम ऐसे ऊपर फेंकें तो एक मैक्सिमम हाइट होगा, वहाँ पर उसका वेग 0 हो जाता है, यानी यहाँ वेग 0 हो गया, फिर वो क्या करेगा, नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, 0 हो गया, फिर नीचे आएगा, मान लीजिए सतह से टकराया, टकराने के बाद देखो यहाँ सतह से टकराया, ये मान लो सतह है, सतह से टकराया, टकराने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा, फिर उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऐसे ऊपर नीचे कर देगा। तो देखो v कब 0 होगा, जब v 2 कंडीशन में 0 होगा, वेग 2 कंडीशन में 0 होगा। वेग कब 0 होगा, जब प्रारंभिक करेगा उस समय वेग 0 हो जाता है, उस समय वेग क्या होता है, 0। और एक वेग और कब 0 होगा, एक और वेग कब 0 होगा, वेग
जब मैक्सिमम हाइट को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि महत्तम ऊंचाई, ये महत्तम ऊंचाई पर भी इसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमने 4 कंडीशन को देखनी है वेग समय ग्राफ के लिए। चलो हम अगला हम देख लेते हैं स्थिति वाला। स्थिति समय ग्राफ के लिए देखना, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि मान लो कि ये वाला है, ये चीज़, ये यहाँ पर मेरा टी ले रहे हैं, समय को ले रहे हैं, इस पर टी है और इस पर मेरा एस है, एस है माने स्थिति है, माने कि डिस्प्लेसमेंट है, एस है। और यदि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर टाइम मेरा बढ़ रहा है लेकिन उसका वस्तु का स्थिति एक जैसा है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, विरामावस्था, इसको बोलेंगे विरामावस्था। विरामावस्था माने कि वस्तु अस्थिर है, स्थिति की अस्थिर वस्तु, यानी स्थिर वस्तु, यानी कि यहाँ पर जो है वस्तु क्या है, अस्थिर है। अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान देगा कि ये जो है यस इंटू टी, इसका जो क्षेत्रफल जो होगा, इसका जो ग्राफ जो होगा, यस और टी के बीच जो ग्राफ देता है, यानी कि स्थिति और समय यस एंड टी के बीच जो ग्राफ मेरा मिलता है, वो ग्राफ जो मिलता है वो किसका ग्राफ मिलता है, यस बटे टी का जो ग्राफ मिलता है वो मेरा ग्राफ मिलेगा वेग का। ये चीज़ ध्यान रखना, यस एंड टी के बीच जो ग्राफ मेरा बनता है ये वेग का ग्राफ बनेगा, यानी कि ये जो दर्शाएगा ये चीज़, ये मेरा वेग को दर्शा रहा है, वेग को। यानी कि देखिए समय के साथ जो है सब, यहाँ देखिए यहाँ T1 था, T2, T3, T4, T5, T6, लेकिन यहाँ भी जो स्थिति जो है यहाँ इस पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर उसका स्थिति सेम बना हुआ है। कहने का मतलब समय के साथ उसका स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि वस्तु विरामावस्था में, यानी कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी एस और टी के बीच जो हम ग्राफ खींच रहे हैं वो वेग के ग्राफ को दिखाता है और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। अच्छा, एस एंड टी के बीच ग्राफ जो बनेगा वो ढलान जो होगा वो वेग का होगा, और एस और टी के बीच में जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, एस और टी के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल उसके दूरी को बताता है। क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। चाल गुने समय, सॉरी दूरी को नहीं, यहाँ पर लिखेंगे भी और टी के बीच जो ग्राफ मिलता है ना। ये क्या है, स्थिति है ना। एक मिनट, यहाँ पर इसके बीच को हम नहीं लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर रखना है ना। वेग समय के बीच के ग्राफ जो देगा कि यहाँ पर लिखा कि वेग एवं टाइम के बीच जो ग्राफ मिलेगा, इसके बीच जो ग्राफ मिलेगा, के बीच ग्राफ जो मिलता है वो ग्राफ क्या दिखाता है, वो ग्राफ दिखाएगा मेरा त्वरण को, वो ग्राफ दिखाता है त्वरण को, वो ग्राफ दिखाएगा त्वरण को। अच्छा, वेग एवं टाइम के बीच जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल जो होगा वो दिखाएगा दूरी को। वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा मेरा दूरी को, वो दिखाता है दूरी को। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और ये मेरा तीसरा कंडीशन हो गया। तो हमने क्या बोला कि वेग एवं टी के बीच ग्राफ जो होता है वो त्वरण को दिखाता है। यहाँ ये त्वरण है, ये भी मेरा त्वरण है, ये त्वरण है, ये त्वरण है, ये त्वरण है। और यहाँ पर एस एंड टी के बीच ग्राफ जो होगा वो वेग को दर्शाएगा। अब दूसरा स्थिति हम यहाँ देख लेते हैं। इस ग्राफ में हम दूसरा स्थिति ये देख लेते हैं कि मान लो कि
एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टी को लिखनी है, यहाँ पर मेरा यस को लिखना है। यस माने स्थिति या तो डिस्प्लेसमेंट। यस यहाँ सूचित जो हम कर रहे हैं, यस बराबर स्थिति को, या तो यस को बराबर हम यहाँ पर सूचित कर रहे हैं विस्थापन को। यस बराबर हम सूचित कर रहे हैं यहाँ विस्थापन को, और टी बराबर यहाँ का क्या सूचित कर रहे हैं, समय को। और यहाँ जो ग्राफ जो मिल रहा है भी जो ग्राफ मिल रहा है वो मिल रहा है वेग का, है ना। और ये कंडीशन को यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि T1 है और S1 यहाँ पर, यदि T1 यहाँ है, S1, T2, T3, T4, T5, S1, S2, S3, S2, S1, S2, S3, S4, S5 ऐसा करके है। यदि T1 यहाँ, T1, S1, T2, S2, T3, S2, S3, T4, S4, यदि हम इस ग्राफ को यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या मिलाएगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। इस कंडीशन में देख रहे कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये क्या चीज़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्थिति को दिखा रहा है, यानी समय के साथ मेरा स्थिति परिवर्तन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर बोल देंगे, और स्थिति के यहाँ यदि हम बोलेंगे यस बटे टी का, यदि हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो S1, T1, S2, T2, S3, T3, यानी कि एक समान गति निकल रहा है। यानी कि किस प्रकार से मेरा यहाँ गति निकल रहा है, एक समान गति निकल रहा है, एक समान गति निकल रहा है। यहाँ पर मेरा लिखेगा एक समान गति, और एक समान गति यहाँ पर हो रहा है। जब समान गति है यानी कि इसका वेग यदि समान है तो यहाँ पर इस कंडीशन में यदि एस और टी के बीच यदि ग्राफ खींचेंगे और यदि वो स्ट्रेट देगा तो त्वरण इस कंडीशन में मेरा जीरो होगा। इस कंडीशन में मेरा त्वरण जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है ध्यान कि यदि एस और टी के बीच ग्राफ बनाएंगे और ये एक स्लोप देगा, स्लोप बनेगा थीटा एंगल के साथ, तो हम बोलेंगे क्या समय के साथ क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब ये गतिशील में, लेकिन गति कैसा हो रहा है, सबका यदि हम काट के वैल्यू रखेंगे तो 1 निकल जाएगा। मैंने समान गति दे रहा है। एस बटे टी का वैल्यू जो हो रहा है यानी विस्थापन बटे समय, ये किसका ग्राफ दे रहा है, वेग का, यानी वेग का ग्राफ ये मिल रहा है। यानी कि किसका ग्राफ मिल रहा है, मेरा वेग का। विस्थापन बटे समय किसका ग्राफ मेरा मिल रहा है, वेग का। और वेग हर कंडीशन में क्या है, समान है। यदि समान वेग हो गया तो त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर होता है ना v1 माइनस v2 बटे t, यानी जब मैंने सब जगह मैंने v समान हो गया, मैंने v माइनस v बटे t बराबर क्या होगा, 0। यानी इस कंडीशन में मेरा त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इतना ग्राफ देख चुके हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं न्यूटन गति के नियम। चलिए साथियों हम क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम न्यूटन के गति का नियम को देखेंगे। कृपया करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में पार्टिसिपेट करें।